उसके आते ही झोपड़पट्टी की बहुत सी औरतें उसके ठेले के चारों ओर जमा हो जाती हैं और मुख्य सड़क से गली में घुसते ही वो अपने ठेले पर टंगी घंटी को 2-3 बार जोर से बजा देता है और फिर मेरी बालकनी के सामने उस लैंप पोस्ट के नीचे आकर खड़ा हो जाता है जो उन दोनों रास्तों का मिलन स्थल है। उसके आते ही झोपड़पट्टी की बहुत सी औरतें उसके ठेले के चारों ओर जमा हो जाती हैं और सब्जियां लेने के लिए टूट पड़ती हैं। किसी कारणवश बाजार न जा पाने की वजह से कई बार मैंने भी उससे सब्जियां ली हैं। उसकी सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर खराब भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह बाजार से कम दामों पर सब्जियां बेचता है। उसके आते ही गली में रौनक आ जाती है। औरतों की उस भीड़ को संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सभी औरतें खाना बनाने में होने वाली देरी की दुहाई देती हुई उससे पहले सब्जी देने का आग्रह करती रहती हैं। वो सब्जी तोलता हुआ बड़बड़ाता रहता है, मेरे 4 हाथ पांव नहीं है, सब्जी पूरी तरह तोलने तो दो, फिर कहोगी मैंने डंडी मारी है। चलो एक एक कर टोकरी पकड़ाओ। तभी कोई कहती भैया थोड़ा धनिया मिर्ची तो डाल दो। वो आग बबूला हो उठता, मुफ्त का नहीं आता धनिया मिर्ची, पैसे लगेंगे। ठीक है ले लेना पैसे, पर थोड़ा अच्छी तरह डाल देना, चटनी बनानी है। भाभी अच्छा रहेगा, किसी दिन मेरी चटनी बना दो। पैसे का रुबाब डाल रही हो, मेरे पिछले पैसे तो चुका दो, 25 रुपये बकाया है तुम पर। कभी तुम्हारे पैसे रखे हैं क्या? देर सबेर ही सही दे तो देते हैं। ये कहकर वो अपना झोला आगे बढ़ा देती है और सब्जी वाला बुरा सा मुंह बनाते हुए उसके झोले में धनिया और मिर्ची डाल देता है। किसी और औरत की टोकरी में छाटी हुई सब्जी को तराजू के पलड़े में रखता हुआ वो फिर बड़बड़ाने लगता है, भाभी पिछली बार भी तुमने पूरे पैसे नहीं दिए थे, इस बार तो सारा हिसाब चुकता कर दो, नहीं तो अगली बार कहीं और से सब्जी ले लेना, मेरे ठेले पर मत आना। तुली हुई सब्जी को अपने झोले में डलवाते हुए वह कहती है, भैया पिछली बार के 15 रुपये लेकर आई हूँ, इस बार के पैसे कल दे दूंगी। वो पैसे लेकर गिनकर जेब में डालते हुए कहता है, उधार मोहब्बत की कैची है भाभी, कल से बस नकद ही लेना, समझी, मुझे भी अपनी गृहस्थी चलानी है। तभी उसे सुनाई देता, ये लो भैया, मैं तो आज पैसे लेकर आई हूँ, ये पकड़ो अपने पैसे, फिर न कहना 2 दिन से पैसे नहीं दिए। आज मुन्नी के बापू खूब टमाटर वाली सब्जी बनाने को कह गए हैं, आधा किलो आलू और आधा किलो टमाटर जल्दी से तोल दो। वह पैसे हाथ में लेकर गिनता है और कहता है, बड़ा एहसान कर रही हो दीदी, 1 हफ्ते बाद पैसे दे रही हो और मन में जो आ रहा है वो भी सुनाती जा रही हो। चलो ये तो हुए पहले के पैसे, अब आलू टमाटर के पैसे भी निकालो फटाफट, तभी तोलूंगा सब्जी। भैया दीदी कहते हो और ऐसी बात भी करते हो, आज मेरे पास और पैसे नहीं हैं। 1-2 दिन में तुम्हारे पैसे भी दे दूंगी और फिर नकद देकर सब्जी खरीदूंगी। उसकी आवाज की तुरशी गायब हो गई है और स्वर धीमा हो गया है। ठीक है, आज दे देता हूँ, खिलाओ जीजाजी को खूब टमाटर वाली सब्जी। हाँ, कल पैसे नहीं दिए तो मेरे पास तो सब्जी खरीदने मत आना। यही क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी औरत उसके ठेले पर बनी रहती है। सब्जियों से भरा उसका ठेला लगभग खाली हो जाता है। वो अपनी जेब से बीड़ी निकालता है, उसे सुलगाता है और वहीं जमीन पर बैठकर आखिरी कश तक दम लगाता है। यह नित्य नियम निपटा कर अपना ठेला लेकर चला जाता है। उसके जाते ही गली में शांति छा जाती है और वह जगह सुनसान सी लगने लगती है जहां अभी कुछ देर पहले उसका ठेला खड़ा था और रेल पेल मची हुई थी। गहराती शाम की कालिमा बालकनी में उतरने लगती है और मैं भी कुर्सी फोल्ड कर उसे दीवार से टिकाकर घर के अंदर घुस जाता हूँ। इधर 2-3 दिन से सब्जी वाला नजर नहीं आ रहा है। झोपड़पट्टी की औरतें ईद के चांद के मानिंद उसकी राह देखती खड़ी रहती हैं और फिर मायूस होकर अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। उनकी तरह मुझे भी उसका इंतजार रहता है। बालकनी में बैठना बेकार सा लगता है और कान उसकी घंटी सुनने के लिए बेचैन बने रहते हैं। तीसरे दिन भी जब वो नहीं आया तो थोड़ी चिंता होने लगी है। गली में इंतजार करती औरतें भी चिंतित नजर आ रही हैं। उनकी तरह मैं भी सोचने लगा हूँ कि कहीं वह बीमार ना हो गया हो। कितनी अजीब बात है,
अपने अपने कारणों से मैं और वे औरतें उस सब्जी वाले का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, पर वह तो कहीं गायब ही हो गया है। करीब एक हफ्ते बाद अचानक ही वो घंटी सुनाई दी तो मैं तुरंत ही बालकनी में निकल आया। उसकी घंटी की आवाज सुनकर झोपड़पट्टी की तमाम औरतें भी जैसे भागी चली आ रही थी। हमेशा की जगह उसने अपना ठेला खड़ा किया तो उस पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। कहाँ चले गए थे भैया? बीमार तो नहीं पड़ गए थे? गांव चले गए थे क्या? वो हाथ उठाकर सबको शांत करने का प्रयास कर रहा था। शोर थोड़ा थमा तो उसने कहा, क्या करे, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। यहाँ तो सब कुछ उधार पर चलता है, पर वहाँ मंडी में कोई हमारा ससुरा नहीं बैठा है जो हमें उधारी पर सब्जियां दे दे। फिर इतनी महंगी सब्जियां यहाँ खरीदेगा कौन? यही वजह से हमारा आना नहीं हुआ यहाँ। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगाकर ठेला लगाया है। अब तुम सब भी कान खोल कर सुन लो, जिसके पास हमारा पैसा निकलता है वो तुरंत चुका दे। ये भी कह देता हूँ कि अब आगे से उधार सुधार नहीं चलेगा और सब्जियां भी अब पहले के भाव पर नहीं मिलेंगी। महंगी खरीदी है तो महंगी बेचेंगे। भाई, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, समझे कि नहीं? उसकी बात सुनकर सख्ता सा छा गया। कुछ औरतें उसे पैसे पकड़ाते और सब्जियां खरीदते नजर आईं। कुछ थोड़ा इंतजार करके मायूसी से लौट गईं, पर कुछ हठी औरतें उसके पास अभी भी डटी थीं। उनके बीच वार्तालाप काफी उग्र हो गया था। तुम तो ऐसा कह रहे हो भैया, जैसे हम तुम्हारा पैसा लेकर कहीं भाग गए हैं। हाथ में पैसा आते ही तुम्हारा उधार चुकता करते हैं या नहीं? जब दीदी, दादी और भाभी का रिश्ता जोड़ते हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो झल्ला गया था। मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो। महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है। सब सब्जियों के दाम दुगुने तिगुने हो गए हैं। मैं भी क्या करूं? पैसे नहीं हो तो बंद कर दो सब्जियां खाना। तुम्हें भी फुर्सत और मुझे भी फुर्सत। कहीं और जाकर सब्जियां बेच लूंगा मैं। काफी देर तक जबरदस्त बहस चलती रही और फिर अगले दिन पैसे चुकाने का वायदा मिलने पर उसने सब्जियां तोलनी शुरू की। एक बार फिर से पुराना दृश्य साकार हो गया। औरतें सब्जियां लेने टूट पड़ी। जो निराश होकर अपने घर चली गई थी, वे भी वापस लौट आई। गली फिर से गुलजार हो गई। हमेशा की तरह उसका ठेला थोड़ी देर में ही खाली हो गया। बहुत कम सब्जियां बची रह गई थी। उसने जेब से बीड़ी निकाल ली थी। वो उसे सुलगाने ही लगा था कि तभी उसकी नजर अधेड़ उम्र में बूढ़ी हो आई उस औरत पर पड़ी, जो सबके चले जाने के बाद चुपचाप आकर उसके ठेले के पास खड़ी हो गई थी। उसे वहां यूं खड़े देखकर उसने पूछा था, क्या बात है ताई, ऐसे क्यों खड़ी है? मेरे पैसे लाई है क्या? ला दे। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कैसे बताऊं भैया, अभी तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ दिन और सब्र कर ले, तेरा एक एक पैसा चुकाऊंगी मैं। बस आज के लिए मुझे कुछ आलू दे दे, जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी। ज्यादा बातें मत बना ताई, तुझे मालूम है ना, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। फिर तुझे तो उधार देने का सवाल ही नहीं है। कितने दिनों से तूने सिर्फ उधार लिया है, चुकाने की तो कभी सोची ही नहीं। बोल, मैं गलत कह रहा हूँ तो? क्या बोलूँ मैं? मेरा मर्द पिछले 1 महीने से बीमार पड़ा है। उसका बुखार उतरता ही नहीं। मेरी हड्डियों में भी अब उतनी ताकत नहीं बची है। जो कुछ मजदूरी करके लाती हूँ, वो उसकी दवाइयों के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। मजदूरी करते करते थक गई हूँ मैं। देह में जान ही नहीं है भैया। 2 दिन से मजदूरी पर जाने की हिम्मत नहीं हुई है मेरी। तेरे ताऊ और मेरे मुंह में 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। पानी कब तक पेट की आग बुझाएगा? तू कुछ आलू दे देगा तो पेट में कुछ चला जाएगा। देख ताई, मैं उधार देते देते थक गया हूँ, पर तुम सब उधार लेते लेते थके नहीं। उधार लेने के लिए तुम लोगों के पास हमेशा कोई न कोई कहानी तैयार रहती है। अगर कल मेरे सारे पैसे लौटाने का वादा करे तो चल 1 किलो आलू ले जा। नहीं भैया, झूठा वादा कैसे करूं? मैंने अपना पूरा हाल बता दिया है। हाँ, तबीयत ठीक होते ही हम दोनों मजदूरी करेंगे और तेरा सारा हिसाब चुकता कर देंगे। वो जोर से हंस पड़ा था। ताई, तेरा क्या भरोसा, जैसी हालत बता रही है, कल फिर आ जाएगी उधार लेने। मैं कब तक ये सब करता रहूं और क्यों?
मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ही ले रखा है, जा मुझे तो तू माफ ही कर दे। वो थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रही, फिर भारी कदमों से झोपड़पट्टी की ओर चल दी। उसके जाते ही उसने बीड़ी सुलगाई और जमीन पर बैठकर लंबे लंबे कश लगाने लगा। आखिरी कश लेकर उसने बीड़ी फेंकी और अपनी जूती की रगड़ से उसे बुझाकर उठ खड़ा हुआ। मुख्य सड़क पर जाने के लिए उसने ठेला आगे बढ़ा दिया तो मैं भी बालकनी में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज की इस सारी बात ने मेरे मन को उदास ही नहीं, दुखी कर दिया था। कैसी कैसी और कैसे कैसे जिंदगी जी रहे हैं लोग, ये सोचते सोचते मैं अपनी कुर्सी फोल्ड कर ही रहा था कि सब्जी वाले को वापस लौटते देखकर ठिठक गया। लैंप पोस्ट के नीचे लाकर उसने ठेला खड़ा कर दिया और फिर एक थैली में आलू और कुछ सब्जियां भरने लगा। अब थैला लेकर वह झोपड़पट्टी की तरफ चल दिया है। मुझे पता है, उसके कदम उस ताई के झोपड़े पर जाकर ही रुकेंगे। जैसे जैसे उसके कदम झोपड़पट्टी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरी आंखों के रास्ते गर्म पानी बहकर गालों पर लुढ़कता आ रहा है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।